So students, today we'll start with part second of your chapter number 1 of second term, that is your strategy of industrial growth. हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था अभी तक कि why industries are so much important for the economic growth of a country or development of a country. क्या क्या प्रोसेस हैं हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के, जहाँ पे लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एंड व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जिसमें हमने ये पढ़ा था 3-fold क्लासिफिकेशन होता है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होती है, इंडस्ट्रियल कंसेशंस दिए जाते हैं. अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लेंगे वो है हमारा सैलिएंट फीचर ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड 1950 to 1990 एंड इट्स गुड एंड बैड इफेक्ट्स. ठीक है. अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो मैंने लास्ट वीडियो में आपका बताया था कि उसमें जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सबसे पहले जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उनको 3 सेक्टर्स में बांटा गया था, पब्लिक, प्राइवेट एंड अदर फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. ठीक है. उस बेसिस पर हमें जब वो बांटा गया, जब वो क्लासिफिकेशन किए गए, तो वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ को अपने अपने कुछ रोल्स दिए गए थे. पब्लिक सेक्टर में कुछ इंडस्ट्रीज़ को जो डाला गया था वो मैंने आपको बताया था, वो एक नेसेसरी चीज़ें जो होती हैं एक कंट्री के लिए, एक इकॉनमी के लिए, उनकी जो मोनोपोली थी वो दे दी गई थी पूरी की पूरी पब्लिक सेक्टर को. जैसे डिफेंस, रेलवेज़, कुछ पार्ट तक आप कहें तो टेलीग्राफ एंड कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें पब्लिक सेक्टर को दी गई. क्यों? क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें थी, ये बेसिक नीड्स थी. अगर रेलवेज़, जैसे कि आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अगर पहले से प्राइवेटाइजेशन होता तो उस टाइम पे तो लेवल ऑफ इनकम बहुत कम था, तो लोग उसको यूटिलाइज़ कैसे कर पाते. सो इसके लिए डिफेंस हो गए, आर्मी हो गए, इन सब चीज़ों को पब्लिक सेक्टर में रखा गया. एक बेसिक मोटो क्या था इसके पीछे कि पब्लिक एंटरप्राइजेस play a central role in the process of industrialization. ये बात आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है that works and establishes itself only to generate profit. उनको सोशल वेलफेयर से, सोशल जस्टिस से कोई मतलब नहीं होता है. वहीं जो आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं उनका क्या काम होता है, वो चाहते हैं सोशल वेलफेयर करना, सोशल जस्टिस करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को साथ लेकर. मतलब कि वो प्रॉफिट भी कमाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनका फोकस होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जो हैं वो इन्वॉल्व कर सके, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाए. उसकी वजह से हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हो रहा है वो हमारा जॉबलेस ग्रोथ ना हो, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, जो जीडीपी हमारी बढ़ रही है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से ना बढ़े बल्कि लेबर की वजह से भी बढ़े. सबको सर्विस रेंडर करने का मौका मिले और सब कोई अपनी इनकम को जनरेट कर सके. नेक्स्ट, प्राइवेट एंटरप्राइजेस होल्ड अ सेकेंडरी रोल. अब पब्लिक एंटरप्राइजेस का मेन मोटो होता है सोशल वेलफेयर और प्राइवेट का क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो ये दोनों जब साथ में काम करते हैं तो इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती है. कई बार क्या होता है, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनको लॉस सफ़र करना पड़ जाता है, क्योंकि उनका काम है सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना, सोशल जस्टिस करना, सोसाइटी के लिए काम करना. वहीं प्राइवेट क्या होती है, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती है और प्रॉफिट अटेन करती है. तो ये जब दोनों को एक इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में रखा जाता है तो देखा जाता है वहाँ पे डेवलपमेंट एक बैलेंस रेट पे चलती है, क्योंकि जितने यहाँ पे लॉसेस होते हैं वो इनके प्रॉफिट से कवर अप हो जाते हैं. लेकिन पब्लिक एंटरप्राइजेस हमेशा प्राइमरी रोल प्ले करता है इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ कंट्री, क्योंकि सारे चेंजेस पब्लिक एंटरप्राइजेस से ही आते हैं.
क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइजेस जो हैं वो गवर्नमेंट के, स्टेट के कंट्रोल में होते हैं। नेक्स्ट इज़ योर प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, इनको एकदम नेग्लेक्ट नहीं किया गया है, इनको सेकेंडरी रोल दिया गया है। नेक्स्ट इज दे नीड टू अटेन a license for establishment and are supposed to produce within the legally prescribed limit। प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे भी क्या हमने बताया था आपको कि जो आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ है जो 1950 से 1990 के बीच में है, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक बताया था जो IPR में आया था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तब जब वो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज अगर स्टैब्लिश होना चाहती है तो उनका पहले काम होता है कि वो लाइसेंस गवर्नमेंट से अटेन करे, और वो जब गवर्नमेंट उनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है तो उनको उस लाइसेंस में ये मेंशन्ड होता है कि आप कितने रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं और आप कितना आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा, वो उस कैपेसिटी के ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। दे आर लीगली बाउंड बाय द गवर्नमेंट। जब उनको लाइसेंस मिलता है तो उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 यूनिट्स, आप एक साल में 10,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपके लाइसेंस को हम कैंसिल कर देंगे। वहाँ पर रिसोर्सेज भी इनके मेंशन्ड होते हैं कि आपको पर मंथ हम 10% रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, आपको उसी रिसोर्सेज में काम करना है, आप कहीं और से रिसोर्सेज नहीं मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज का पूरा जो हैंडओवर होता है वो होता है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट आपको जितनी रिसोर्स दे रही है आपको उसी में काम करना है, और जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी फिक्स है आपको उतने में ही अपना काम करना है। फोकस वॉज ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये चीज़ मैंने आपको बताई जब हम लोगों ने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पहला चैप्टर पढ़ा था, जब कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का, तो उसमें 5 ईयर प्लान जब हमने उसके बाद पढ़ा तो हमने उसमें क्या एक पॉइंट देखा था कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एक फीचर था हमारे 5 ईयर प्लान का। क्यों इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन? क्योंकि हमारे ही रॉ मटेरियल को दूसरी कंट्री ले जाती थी, वहाँ पर वो फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करती थी और वही फिनिश्ड गुड्स लाकर हमारी कंट्री में डबल रेट पर बेचती थी। तो इससे वी वर बिकमिंग अ फूल। क्यों? क्योंकि हमारा ही रॉ मटेरियल आप लेकर जा रहे हो हमसे कम रेट्स पे। ठीक है, अगर वही चीज़ हमारी कंट्री में अगर 100 रुपीज़ की मिलती है, वही चीज़ आप 80 रुपीज़ में वो रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री में ले जा रहे हो, और उस 80 रुपीज़ के रॉ मटेरियल से आप वही चीज़ हमें 500 की बना के मैन्युफैक्चर करके फिनिश्ड गुड करके हमें बेच रहे हो। सो वी वर बिकमिंग अ फूल हियर। तो इसकी वजह से बहुत ज़रूरी था कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हम करें। 5 ईयर प्लान्स में ये बहुत बड़ा फीचर था कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि हम जो भी होगा हम सेल्फ रिलायंस होंगे, हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, हम दूसरी कंट्री से नहीं कुछ लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर रॉ मटेरियल हम दूसरी कंट्री में सप्लाई कर रहे हैं तो वही रॉ मटेरियल हम अपनी कंट्री में क्यों ना यूज़ करें। इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक फीचर आया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का एक ये भी मोटो था कि हमें इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। जो मटेरियल हम दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं उसी मटेरियल को हम इंडिया में इस्टेब्लिश करेंगे इंडस्ट्री, उसी रॉ मटेरियल से हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, और अपनी कंट्री की डिमांड्स को पूरा करने के बाद हम उसमें से अगर मैन्युफैक्चर फिनिश्ड गुड्स बचते हैं तो हम उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। रॉ मटेरियल हमारा, इंडस्ट्रीज़ हमारी, और हमारी इंडस्ट्री होगी, हमारी इंडस्ट्री जब यहाँ पे इस्टेब्लिश होगी तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी कंट्री की जीडीपी भी सही होगी, और हम जब दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमारे पास फॉरेन से डिमांड्स आएंगे। तो अब हम अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस है उसको बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है और सेल्फ रिलायंट बनना है, हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक है, अब
अभी भी आप देखते हैं कि आज भी इवन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारी इंडियन कंपनी होती है उसकी बजाय हम क्या करते हैं, फॉरेन ब्रांड्स पे ज़्यादा जाते हैं। वही अगर अपनी कंट्री में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, हमें लगता है कि नहीं नहीं सही नहीं होगा, लेकिन दूसरी कंट्री से अगर वो प्रोड्यूस होकर आ रहा है तो हमें लगता है कि नहीं ये तो सही है, इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, हम फॉरेन का ही लेंगे, हम इम्पोर्टेड गुड्स ही लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि हम सेल्फ रिलायंस तो बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हमें बहुत एक जो चीज़ पे ध्यान देना था वो ये था कि हम फॉरेन कंपटीशन से अपनी जो डोमेस्टिक हमारी इंडस्ट्री है उसको बचा सके। क्योंकि एमएनसीज जो हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं फॉरेन की, वो तो इंडिया में इस्टेब्लिश है ही। बहुत सी जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनके यहाँ पर यू कुड से लेज़ हैं, मैकडॉनल्ड्स हैं, ये सब क्या है, फॉरेन आपके एजेंसीज़ हैं, फ्रेंचाइजी हैं जिनके आउटलेट्स इंडिया में भी हैं। तो अब इंडिया में अगर हम कोई ओपन कर रहे हैं यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उन फॉरेन इंडस्ट्री के जो इस्टेब्लिशमेंट है हमारी कंट्री में, उससे अपनी जो इंडस्ट्री हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको बचाएं। ये कैसे पॉसिबल है? हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स एंड फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटास। ये हम कैसे कर सकते हैं कि बाहर से हम चीज़ें लेकर आ रहे हैं, उस पर हम ज़्यादा टैक्स लगा दें, ज़्यादा ड्यूटी लगा दें। इसकी वजह से क्या होगा, इम्पोर्ट जो होकर आता है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ महंगी हो जाएगी। फिर अगर 100 रुपये का सामान बाहर से आ रहा है, अगर हमने उस पर 150 रुपये का ड्यूटी लगा दिया तो क्या होगा, वो चीज़ 150 रुपये की हमारे मार्केट में बिकेगी। और अगर हम अपनी कंट्री में वही सेम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 80 रुपीज़ में अगर हम वो चीज़ सप्लाई कर रहे हैं अपनी कंट्री में, तो फिर लोग जो इम्पोर्ट गुड्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं वो भी डिफरेंस देखेंगे कि अगर यहाँ पे 80 का भी वही सामान मिल रहा है, 150 का भी वही सामान मिल रहा है, तो क्यों ना हम 80 वाला सामान लें, हम क्यों 150 पर जाएं। तो ऐसे करके क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक जो हमारे इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो फॉरेन गुड्स की डिमांड्स हैं उन्हीं को कम कर दें। कैसे? उनके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी लगा दें, जिससे वजह से उनकी प्राइसेस बढ़ जाएं, लोग अफोर्ड कर पाएंगे नहीं और उसकी डिमांड्स अपने आप कम होती जाएगी। एंड नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटास। ये फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटास क्या है कि जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं, पहले होता था कि हमें हर चीज़ बाहर की चाहिए, तो नहीं, अब हर एक कंपनीज को, हर एक ब्रांड्स को, हर एक सेक्टर को हमने एक कोटा दे दिया कि जैसे कॉस्मेटिक है, इंपोर्ट अगर कॉस्मेटिक हो रहा है तो मैक्सिमम एक मंथ में 100 यूनिट्स ही इंपोर्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि लोग फिर दूसरी चीज़, जब उनको पता है कि भाई डिमांड तो यहाँ से 1000 की जा रही है लेकिन सप्लाई वहाँ से 100 की ही हो पाएगी, तो हम कितनी बार के लिए अपनी चीज़ों के लिए वेट करें। तो उसके बाद वो जो कस्टमर्स होंगे वो खुद किसी और तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसकी कोटास की वजह से भी, जो फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटास हैं, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा कि हमारे जो डोमेस्टिक कंट्री हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं, वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे फॉरेन मार्केट से। नेक्स्ट है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री वॉज टू बी डेवलप्ड टू बिल्ड एन इंडस्ट्रियल बेस इन द कंट्री। अब किसी भी कंट्री का आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है या इंडस्ट्रियल बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कुछ नहीं होगा, आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करनी पड़ेंगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब कि जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो। आज क्या हुआ, हमारे पास ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोलियम के लिए ONGC है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए NTPC है, और कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट, पहले BSNL से स्टार्ट हुआ था हमारा जो पब्लिक एंटरप्राइज था, और अब एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इतने सारे हमारे पास इंडस्ट्रीज़ आ गए हैं फॉर टेलीकम्युनिकेशंस। तो इस तरीके से बहुत ज़रूरी था कि अगर हमें ग्रोथ चाहिए, हमें इंडस्ट्री बेसलाइन अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। एंड नेक्स्ट इज़ योर SSI टू बी डेवलप्ड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री से हम कंट्री की इंडस्ट्री बेसलाइन तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर
एक रिमार्केबल एक्सटेंट पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में भी जाता है, जिनकी वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं वो अच्छे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। एक तरीके से ये स्टार्टअप ही आप कह सकते हैं कि लोग अपने तरीके से अपने ही घरों में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करते हैं, फैमिली इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर वो धीरे धीरे नेबर्स को एम्प्लॉय करने लगते हैं, आसपास के लोगों को एम्प्लॉय करके कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बढ़ा देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पीछे क्या क्या रीजंस थे और क्यों वो रीजंस हमने कंसिडर किए जब हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आना था और हमें अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखना था।